यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बता रहा हूँ मैं। ये एक चीज आपको अच्छे से पता है कि ये जैसे आपने क्या किया है, एक प्लेट, कैपेसिटर प्लेट ले लिया, ठीक है। कैपेसिटर प्लेट एक ऐसा प्लेट ले लिया जिसकी एरिया ए दी हुई है और यहाँ पे भी इसकी एरिया सेम ही है। तो आपको पता है कैपेसिटर प्लेट को जब आप डीसी से कनेक्ट करते हो तो यहाँ से करंट का फ्लो होगा और करंट का फ्लो जब इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल है आपका, तो ये क्या करेगा, कैपेसिटर के इस पोर्शन को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज कर देगा। तो ये अब पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और आपने रीडिंग यहाँ पे जब ली, यहाँ पे एमीटर लगाते हो आप, एमीटर लगा के, एम्पियर मीटर या एमीटर जिसको भी आप बोलते हो, जब आप रीडिंग लेते हो तो जो करंट आपने सप्लाई दिया है और उसके बाद दूसरी तरफ जो रीडिंग ले रहे हो एम्पियर मीटर लगा के, ये जो रीडिंग ले रहे हो, तो यहाँ पे जो करंट है और सेम करंट जो इनपुट करंट आपने इस तरफ दी हुई है और जो दूसरी तरफ से आपको करंट मिल रही है, दोनों सेम करंट मिलेगी आपको यहाँ पे। तो अब सवाल यहाँ पे आता है कि करंट सेम क्यों मिलेगी, क्योंकि जो एम्पियर्स ने जो लॉ बताया था, एम्पियर्स के लॉ के हिसाब से तो ये होना चाहिए था कि अगर वायर डायरेक्ट कनेक्ट है, ये वायर जो आपकी है ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट है, ठीक है, तो एम्पियर का फॉर्मूला वहां पे एप्लीकेबल होना चाहिए था, जो कि आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी डॉट डी एल इज इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। ये उन्होंने बताया था। लेकिन यहाँ पे कोई वायर डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है। ये वायर ज्वाइंट होती तो समझ में आता कि क्या है, क्योंकि देखिए 18 सेंचुरी में क्या था कि 18 सेंचुरी में जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था, तो वहां पे हमारे पास ये नॉलेज थी वहां पे कि मैग्नेट से, है ना, मैग्नेट से आप करंट प्रोड्यूस कर सकते हो। मैग्नेट से हमने देखा था और करंट से भी आपने मैग्नेट प्रोड्यूस कराया था, क्योंकि करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑस्टेट का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था। और साथ ही साथ हमने क्या देखा था कि अगर आप मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके जाते हो, कॉइल के पास लेके जाते हो, तो यहाँ पे भी इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये चीज हमने देखा था। लेकिन यहाँ पे सवाल सर है, ये तो अभी नहीं किया हमने कि जब मैग्नेट को लूप के पास लेके जाते तब करंट प्रोड्यूस होते, तो मतलब पहले चैप्टर्स में किया था। तो मैंने बताया कि आपको एम्पियर का फॉर्मूला, एम्पियर का फॉर्मूला क्या था, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई। मतलब अगर वायर डायरेक्ट कनेक्ट है, डायरेक्ट कनेक्ट है, इंटीग्रल मल्टीपल यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट कनेक्ट है इससे, तो आप ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। लेकिन आपने जब यहाँ पे रीडिंग ली और यहाँ पे रीडिंग लेने के बाद इधर भी रीडिंग लिया, तो आपने देखा कि जो रीडिंग यहाँ पे आपके पास आ रही है, सेम रीडिंग आपको दूसरी तरफ भी आ रही है। क्यों आ रही है? क्या ये वायर डायरेक्ट कनेक्ट है? क्या यहाँ पे कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? नहीं है, फिर भी यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो यही एक क्वेश्चन मार्क लग गया एम्पियर के रूल पे, क्वेश्चन मार्क लग गया कि आप बताओ जी, जब ये वायर, आपने तो ये बताया था कि वायर एक डायरेक्ट कनेक्ट होती है, हाँ, इधर से करंट जा रहा है मान लो, और वायर डायरेक्ट कनेक्ट है, तो डायरेक्ट कनेक्ट करने के कारण ही तो आपने यहाँ पे इसके, यहाँ पे इस तरह से एक फील्ड बनाई थी। ये वायर करंट कैरिंग वायर है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बी और एलिमेंट्री पोर्शन के लिए डीएल के लिए ये फॉर्मूला दिया था आपने। लेकिन यहाँ पे तो वायर डिस्कनेक्ट है, एक प्लेट लगा दिया आपने, वायर कनेक्ट तो है नहीं। इसी चीज को समझने के लिए यहाँ पे जो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट को दिया गया, क्योंकि उस समय में क्या था, उस समय इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं आया था, बहुत सारे डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे, इस चीज को समझने के लिए देखो क्या किया गया। यहाँ पे सबसे पहले एक मैग्नेट, कंपास निडिल समझते हो, कंपास निडिल ले ली गई, ठीक है। कंपास निडिल को यहाँ पे ले लिया गया। कंपास निडिल में ये देखा गया कि भाई इसमें डिफ्लेक्शन आ रही है, इसके और इसके फील्ड में जब आप यहाँ पे जैसे ही प्लस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में रख रहे हो, तो इसमें देखा गया कि डिफ्लेक्शन आ रही है। डिफ्लेक्शन किस तरह की आ रही है ना, वो समझेंगे यहाँ पे। क्योंकि किस तरह की डिफ्लेक्शन आ रही है वो समझने के लिए, जैसे ही आपने शुरू में कनेक्ट किया इसको क्या किया, अभी शुरू में मान लो एक समय के लिए जिस समय इस पे चार्ज नहीं था, मैं ऐसा मान लेता हूं, जिस समय इस पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है। तो चार्ज नहीं था, तो उस समय क्या आप निडिल रखोगे तो उसमें कोई डिफ्लेक्शन दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, है ना। व्हेन
these plates are initially uncharged and you placed a magnetic needle in between the plate, you observe that there is no deflection in your magnetic field. As you complete the circuit, जैसे आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रहे हो, बैटरी कनेक्ट करके जैसे ही आप सर्किट को कंप्लीट करोगे तो क्या होगा, थोड़ा सा चार्ज इस पे जाना शुरू होगा। शुरू में तो थोड़ा सा चार्ज जाएगा, चार्ज क्या जा रहा है, DQ चार्ज जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा चार्ज DQ गया तो इसमें DQ के कारण यहाँ पे क्या हुआ, जितना प्लस में DQ आया उतना माइनस में भी DQ चार्ज आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको मैग्नेटिक ये निडल में डिफ्लेक्शन दिखेगी। और जैसे जैसे चार्ज आप जैसे जैसे करंट यहाँ से यहाँ जाएगा वैसे वैसे ये चार्ज होता चला जाएगा ये प्लेट, और चार्ज होते होते लास्ट में जब जहां तक पूरा चार्ज होता जाएगा उस समय तक इसकी डिफ्लेक्शन बढ़ती जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा ये जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा फिर से इसकी डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी। क्लियर है? ये सर वो तो समझ आ गया, बट कैपेसिटर में जो भी कॉपर का ले लो, जिस चीज का भी ले लो, आप कैपेसिटर ले रहे हो, कैपेसिटर में चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चार्ज बढ़ता जाएगा तो उसी तरह से इसमें वेरिएशन होगी, चार्ज में वेरिएशन होगी, करंट में भी वेरिएशन हो रहा है। यहाँ पे जैसे आप करंट आपने दिया तो धीरे धीरे करंट इसमें जा रहा है ना, तो करंट क्या हो रहा है, करंट वेरी कर रहा है, करंट इंक्रीज कर रहा है, करंट वेरी कर रहा है। और करंट के वेरी के कारण क्या हो रहा है, आपकी यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तो सर जो पहले डिफ्लेक्शन है वो लेफ्ट तरफ होगी। हाँ, जब चार्ज ट्रांसफर हो, जितने अमाउंट से आपका ये वाला पॉजिटिव प्लेट चार्ज होता चला जाएगा उतना ही अमाउंट से नेगेटिव चार्ज आपका दूसरा वाला प्लेट होता चला जाएगा सेम अमाउंट से। यही तो कैपेसिटर का फेनोमेना होता है, ये इंडक्शन मेथड से, राइट? यस सर। जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ती जाएगी पहले वाले प्लेट पे, पॉजिटिव प्लेट पे, वैसे वैसे नेगेटिव में भी चार्ज बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसके करंट में वेरिएशन आता है। इसका मतलब करंट में वेरिएशन आ रहा है, जब तक चार्ज बढ़ रही है ना, इसका मतलब आप सब लोग करंट में वेरिएशन आ रहा है, करंट बार बार वेरी कर रहा है, राइट? मैं आपसे यहाँ पे और जानना चाहूंगा, देखो जब कॉइल लेते थे आप, और कॉइल में जो बार मैग्नेट को लेके जाते थे, है ना, मान लो यहाँ पे नॉर्थ होता था, यहाँ साउथ होता था, बार मैग्नेट को जब लेके जाते थे तो एक बात बताओ कि बार मैग्नेट जैसे जैसे नजदीक आता था वैसे वैसे इसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो इंक्रीज करती थी ना, है ना? यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती थी, तो अब क्या है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन के कारण इसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा था, है ना? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन के कारण क्या प्रोड्यूस कराया आपने, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक। तो सर यहाँ पे कैपेसिटर का अभी नहीं समझ आया, कैपेसिटर का रोल क्या रहा? अब बताना चाह रहा हूँ, जिस समय लाइटली चार्ज होगा उस समय मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 या 2 इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गई होगी। जैसे जैसे बढ़ता गया उस समय नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ती चली गई। हाँ जी सर। बढ़ती गई और एक समय मैक्सिमम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यस सर। तो बात मेरी अब आपको क्लियर, आपको समझ में आएगी, ये बहुत ही बेसिक चीज है। जिस तरह से यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने यहाँ पे दिखाया था, है ना, यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे बढ़ती गई थी तो उसके कारण यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ था या नहीं हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट, बार मैग्नेट को लेके आ रहे थे ना आप। यस सर। तो बार मैग्नेट को आ रहे थे जैसे जैसे, तो इसमें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज कर रही थी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज के कारण यहाँ पे इसमें इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस हुआ था। उसी तरह से यहाँ पे जैसे करंट वेरी कर रहा है, करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे करंट इसमें बढ़ रहा है, करंट बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करती चली गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज करती चली गई, है ना। और ये वेरिएशन किस में हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इस पूरे इस सेशन में यहाँ पे इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वेरिएशन हुई, जिसके कारण एक करंट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, और इसी करंट का नाम इन्होंने दिया था डिस्प्लेसमेंट करंट। चाहता हूं आपको कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट,
यहाँ पे, और जो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहेंगे। तो कंडक्शन करंट का, ये कंडक्शन करंट में तो साफ सी बात यहाँ पे आपको दिख रही है कि भाई हमने किसके लिए लिया है कंडक्शन करंट। पासिंग किससे हो रहा है? थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट के बारे में तो हमने देख लिया, लेकिन कंडक्शन करंट के साथ साथ अगर देखिए यहाँ पे इक्वेशन एक मैं बनाता हूं, इक्वेशन से आपको क्लियर होगा। ऊपर में आपने क्या देखा? एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर के बीच जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है ना, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ पे, मैं फिर से ऊपर लेके आ रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है एक प्लेट से दूसरे प्लेट की तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? यस सर। तो जिस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर चेंज करती है तो उसी तरह से यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और हमने फ्लक्स के बारे में क्या पढ़ा हुआ है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासेस थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस सर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कौन सा है हमारा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो और फाई के बारे में आपको तो पता है ना, ये d/dt तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो d/dt लिख दिया। और फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखते हो? Q/ε0। यस सर। तो ये Q/ε0 भी लिख दिया मैंने। देखना बड़े आराम से यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो dQ/dt। यस सर। dQ/dt को हमने अलग कर दिया, और आगे आपके पास क्या रह गया? यहाँ पे 1/ε0 सेपरेट कर दिया हमने, है ना। अब ये जो आपका dQ/dt है, dQ/dt को क्या बोलोगे आप? करंट। हाँ जी। तो ये हमने लिखा है इसको I, ठीक है, ये करंट हो गया आपका। करंट इंटू 1/ε0, करंट इंटू 1/ε0 इक्वल टू कितना हो गया? रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। तो अब जो आप यहां से करंट निकालोगे ना, अब वो करंट को मैं I से रिप्रेजेंट जो कर रहा हूं, वो करंट क्या होगा वो देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे कि I की वैल्यू निकालो आप। I इक्वल टू कितना मिलेगा? I इक्वल टू आपके पास आ गया ε0 और d phi E अपॉन dt। मिल गया ये? इसको बॉक्स में रख लेते हैं। तो ये जो करंट है ना, इसी करंट को हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इस करंट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि नॉर्मली करंट I इक्वल टू तो dQ/dt ही होता है ना, लेकिन ये ε0 के साथ मल्टीप्लाई है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज के कारण आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अभी तक जहां तक हमने कंडक्शन करंट की बात की थी ऊपर में डिफिनेशन से, अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट को भी यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए इसी के साथ सर एक सेकंड रुक जाइए, मैं नोट कर रहा हूँ। सबसे पहला जैसे आता है कि पूछा जाता है कि आपके एम्पियर्स ने जो लॉ दिया था, जो फॉर्मूला दिया था B.dl का, वो किस तरह से इनकंसिस्टेंट है, मतलब इसके लिए सुटेबल नहीं है जो फॉर्मूला एम्पियर्स ने दिया था। और दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा जाता है कि सर एम्पियर्स का फॉर्मूला सुटेबल क्यों नहीं है, एक बार वो बता दीजिए। हाँ, एम्पियर का फॉर्मूला इसलिए सुटेबल नहीं है, एक तो एम्पियर ने ये बताया था कि भाई अगर मान लो वायर, डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए सुटेबल नहीं है ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट करंट तो बाद में बात आई, लेकिन अगर ये वायर है, मान लो ये वायर ऐसी जा रही है सीधी, ठीक है, जी और सर। एक वायर है जो ब्रेक हो रही है, यहाँ पे आपने प्लेट लगा दिया, ठीक है ना, ये छोटा सा प्लेट हमने लगा दिया। अब ये वायर, इसका मतलब ये वायर डायरेक्ट कनेक्टेड तो है नहीं, इस वायर में आपने करंट फ्लो करा दिया मान लो इस डायरेक्शन में, तो करंट फ्लो कराया तो एम्पियर्स ने, तो मैंने जैसे बताया कि पहले वाले में एम्पियर्स ने बताया कि भाई स्ट्रेट वायर में आप करंट फ्लो कराते हो तो फॉर्मूला इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट उसने बताया। लेकिन ये उसने बताया था पूरे कनेक्टेड वायर के लिए, कनेक्टेड वायर के लिए, बीच में डिस्कनेक्टेड वायर है उसके लिए उसने फॉर्मूला नहीं दिया है। एक स्ट्रेट वायर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके लिए उसने ये फॉर्मूला दिया था।
ठीक है। यस सर। उसने ऐसे किसी वायर के लिए फॉर्मूला नहीं दिया जो बीच से थोड़ा ब्रेक हो, बीच में उसका कनेक्शन ना हो। यहाँ पे ये जो कैपेसिटर हमने लगाया है तो यहाँ पे इसका कनेक्शन नहीं है ना, आपस में डायरेक्ट कनेक्टेड तो है नहीं। तो यहाँ पे जब डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं था तो एम्पियर से पूछा गया कि भाई साहब आप ये बताओ कि यहाँ पे जितनी रीडिंग आप करंट की ले रहे हो उतनी ही हाँ जी। रीडिंग यहाँ पे भी ले रहे हो। कैपेसिटर के केस में भी वही काम कर रहे हो आप, जितनी रीडिंग यहाँ पे ले रहे हो यहाँ पे भी वही ले रहे हो। तो लेकिन आपने तो फार्मूला डायरेक्ट वायर के लिए दिया था, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि यहाँ पे इसके इस तरफ जो करंट मिल रहा है सेम इस तरफ भी करंट मिल रहा है, वो कहां से आया? अगर वायर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था तो करंट क्यों आया इधर से इधर? तो एम्पियर ने बोला कि ऐसा है मेरे भाई साहब कि फिजिक्स में ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि जब दोनों के बीच का गैप जो होता है ना, ये जैसे दोनों के बीच की गैप अगर डी मान लेते हो, कैपेसिटर के बीच का गैप है ना, तो उसने कहा कि अगर ये गैप को मिनिमाइज कर दिया जाए, है ना, तो ऐसे केस में मतलब उसके कहने का मतलब था कि ये जो कैपेसिटर है, पहला कैपेसिटर मान लो ये C1 है और दूसरा कैपेसिटर C2 है, तो C1 और C2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो इनफाइनेटिमली स्मॉल है। ठीक है। तो ऐसे केस में उसने बोला कि जो इनफाइनेटिमली स्मॉल है, तो उसने बोला कि इसका इंटीग्रल करोगे इस वाले कैपेसिटर का C1 का, जो कि B डॉट DL के इक्वल है, B डॉट DL के इक्वल। और जब आप दूसरे का देखो, B भी मैग्नेटिक, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दूसरे का ये इसका भी आप करोगे तो जब इनफाइनेटिमली स्मॉल होगा तो उस केस में ये दोनों जो होंगे B डॉट DL इसके लिए और B डॉट DL इसके लिए, दोनों के लिए मतलब कैपेसिटर C2 के लिए, दोनों के लिए इक्वल माने जाएंगे। जब मैक्सवेल जो था एक तरह से उसका स्टूडेंट था, तो मैक्सवेल ने जब देखा कि ये मैग्नेटिक नीडल को यहाँ पे प्लेस किया और उसने ऑब्जर्व किया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे बन रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए उसने पहले कहा कि अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ है क्या जो यहाँ पे करंट को सेंड कर रहा है, इधर से इधर कौन करंट सेंड कर रहा है? तो उसने जो करंट निकाला, जो मैंने बताया अभी, उसने निकाला डिस्प्लेसमेंट करंट। कहा कि डिस्प्लेसमेंट करंट है जो करंट को यहाँ से इस जगह दूसरी तरफ सेंड करने में बड़ा हेल्प कर रहा है। तो मैक्सवेल ने इस करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है। आपको बताना चाहूंगा कि अगर ये पहला जो लूप आप देख रहे हो C1 लूप, इस लूप के बारे में बात कर लें तो C1 लूप के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखो C1 में क्या चीज है, C1 लूप में क्या क्या चीज हमें देखने को मिल रहा है? यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? नहीं सर, फ्लक्स तो नहीं है। तो C1 के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया था, जो एम्पियर का रूल लग रहा था इस पे, वो एम्पियर का रूल इस पे लगा देते हैं ना, B डॉट DL वाला फॉर्मूला। तो B डॉट DL, दिस वन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ठीक है ना, लगा दिया। अब कैपेसिटर C2 की बात करेंगे अब। ठीक है ना, तो चलिए कैपेसिटर C2 की बात करते हैं। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका, बताओ जरा। सर यहाँ पे फ्लक्स तो होगी, फ्लक्स होगी, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया, ये कैपेसिटर C2 के लिए, ये क्या था? B डॉट DL, है ना, ये किसके इक्वल है? ये दिस वन इज इक्वल टू, आप कहोगे देखो म्यू नॉट इंटू ID, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट के इक्वल है ना। यहाँ पे C2 के लिए ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। C2 के लिए कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि ये प्लेट है, इसकी एरिया A है, प्लेट की एरिया A है, और इस पे चार्ज कैपेसिटर, सॉरी एक्सक्यूज मी, चार्ज जो है ना आपका, चार्ज क्या है? Q चार्ज है मान लो। तो E इक्वल टू क्या होगा? E इक्वल टू फॉर्मूला होता है ना
सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक प्लेट कैपेसिटर प्लेट यस के बीच सर। का, और सिग्मा इक्वल टू क्यू बाय ए लिखते हो ना, यस सर। एप्सिलॉन नॉट भी लिख दिया, दिस वन इज ई, है ना। अब E इंटू ए को इस तरफ कर दिया आपने लेफ्ट साइड में, दिस वन इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हो गया ना। यस सर। क्यों ना इसको मैं अपने C2 वाले कैपेसिटर में अप्लाई करके हम लोग देखें क्या चीज हमें रिजल्ट देता है। आइए देखते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट मिले तो बड़ा अच्छा है। तो देखिए C2 वाले रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास क्या है, इंटीग्रल ऑफ C2 जो कि प्लेट के बीच की बात है, B डॉट dl है ना, B डॉट dl, दिस वन इज इक्वल टू क्या होगा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये तो था ही हमारे पास लिखा हुआ, और इसमें से आप म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डी बाई डी टी को आप अलग कर दो, और फाई की जगह पे आप क्या लेते थे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, अब चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल, तो म्यू नॉट। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट तो आपका यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, तो एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट हाँ है जी, ना। डी क्यू बाई डी टी आ गया। तो म्यू नॉट डी क्यू बाई डी टी आ गया। हाँ जी। तो डी क्यू बाई डी टी कहने का मतलब म्यू नॉट आई आ गया ना, आ गया ना। तो आपने क्या लिया था, कैपेसिटर C2 को B डॉट DL से दिखाया था आपने, याद करो इसको, और आपने दिखा दिया क्या भाई, म्यू नॉट आई। इसका मतलब ये किसके इक्वल दिखा दिया आपने, देखो जरा, ये कैपेसिटर C1 के पार्ट के इक्वल दिखा दिया क्या। यहाँ पे कैपेसिटर C1 को देखो जरा, ये C1 वाला था, इसके इक्वल दिखा दिया ना। इसका मतलब C1 का जो कैपेसिटर है उसकी जो इंटीग्रल लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो C2 के इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इक्वल आ रही है ना। यहाँ से देखो जरा, क्या ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो टोटल करंट आपके उस लूप के लिए जो टोटल करंट हम इस्तेमाल में ला रहे हैं वो टोटल करंट किसके इक्वल है। तो अब मैं टोटल करंट की बात कर लेते हैं। देखो टोटल करंट कहने का मतलब दिस वन इज इक्वल टू IC जो कंडक्शन करंट है, कंडक्शन करंट किससे होके जा रहा है, तो C1 वाले से, प्लस ID जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किससे होके जा रहा है, इस दोनों कैपेसिटर के बीच का है। ये बता देगा आपका टोटल करंट, टोटल करंट इसको बताएगा। इसका मतलब IC की जगह पे तो आप IC ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और ID की जगह पे फॉर्मूला जो आप लेते हो एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला टोटल करंट के लिए फॉर्मूला। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है और ये आपका कंडक्शन करंट है, ये दोनों मिलके आपका बनता है टोटल करंट। और इस तरह से ये भी आपने दिखा दिया कि टोटल करंट यहाँ पे क्यों आपको मिल रहा है, तो टोटल करंट इसलिए मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट और इसका कॉम्बिनेशन है ये।